जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमान और आज मैं आप सबके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है डिजीजेस। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि लगभग हर साल यूपीएससी एक प्रश्न तो इस विषय से पूछती ही पूछती है। ये चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे ये डब्ल्यूएचओ की किसी नई स्कीम के बारे में हो, चाहे भारत सरकार के मिशन इंद्रधनुष के बारे में हो, या नहीं तो स्टैटिक पोर्शन से हो कि वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, या फिर ये सीधा सीधा पूछ दे कि ये बीमारी बैक्टीरियल है कि वायरल है, या फिर प्रोटोजोअल है। ये सारे टॉपिक में से एक प्रश्न तो डेफिनेटली यूपीएससी पूछती ही पूछती है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम बच्चे तैयारी कैसे करते हैं। ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड वीडियो होगा जिससे कि एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी में। थोड़ी लंबी होगी वीडियो, आप इस बात पे बने रहें, पूरे वीडियो में आप साथ बने रहें और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच पाए, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये इसमें देखेंगे कि आखिर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो स्टैटिक पोर्शन से हम शुरू करते हैं, जो कि आखिर वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है। आखिर दोनों कौन कौन सी बीमारी का मूल है, कौन कौन सी बीमारियां वायरस से बनती है और कौन कौन सी बीमारियां का स्रोत जो है बैक्टीरिया है या फिर फंगस है। फंगस से किस टाइप की बीमारियां बनती है, प्रोटोजोआ से किस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक को देखेंगे और डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी एक प्रश्न जो है इससे पूछा जा सकता है। अगला जो विषय है वो है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि आप नॉर्मली दवा खाते हैं उससे ठीक हो जाती है। कुछ बीमारियां इतनी लीथल है, इतनी खतरनाक है, जैसे अभी कोरोना वायरस, जिसके लिए बात चल रहा है कि उसके लिए वैक्सीन अगर हमारे पास होता तो बहुत बढ़िया होता। और इसमें भारत को कामयाबी भी मिल गई है, पूरे विश्व में अब भारत एक्सपोर्ट कर रहा है कोवैक्सीन और कोविशील्ड के नाम से। तो कोरोना वायरस का हम लोगों ने वैक्सीन बना लिया है। तो ऐसे ही कुछ बीमारियां हैं जिसकी की वैक्सीन उपलब्ध हो चुकी है हमारे पास। तो हम उसके बारे में देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, वैक्सीन लगाने से जो बीमारियां ठीक हो सकती हो या बीमारियां ना हो, उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि ऐसा भी प्रश्न बन सकता है यूपीएससी में कि चार ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जिसका कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसके बाद मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक स्कीम है। इसके तहत क्या है कि हम लोग वैक्सीनेट करते हैं यंग बच्चे को, वुमेन्स को और भी बाकी लोगों को, जिससे कि उन्हें बीमारियां ना हो। अब मिशन इंद्रधनुष जो है इतना इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है कि इसके बारे में हम लोग डेफिनेटली क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कभी भी। और इसमें कौन कौन सी बीमारियों को इंक्लूड किया गया है जिसको कि वैक्सीन दिया जाएगा, वो भी हम लोग देखेंगे। जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है उसमें कुछ अलग बीमारियां होंगी मिशन इंद्रधनुष की अपेक्षा, और कुछ सेम होंगी, कुछ डिफर करेगी, वो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगला है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कि नेग्लेक्टेड है, मतलब कि गांव के किसी एक छोटे कोने में कुछ लोग को वो बीमारी हो रखी होगी जिसके बारे में लोग को अधिक पता नहीं होगा। वो किसी सीजन में आ सकती है, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में हो सकती है। तो वो डिजीजेस जो है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है कि आखिर उसको कैसे हम लोग निपट सकते हैं, आगे वे फॉरवर्ड क्या होगा। तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद है रेयर डिजीजेस। अब रेयर डिजीजेस ऐसी है जो कि बहुत कम लोग को होता है, मतलब कि मैं कह सकता हूं कि हजारों में एक लोग को होता होगा, लेकिन वो डिजीजेस बड़ी खतरनाक होती है, जनरली उनका कोई इलाज भी अभी तक नहीं है हमारे पास। तो ऐसी कुछ बीमारियों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब वैसे तो रेयर डिजीजेस बहुत सारी, कम से कम 7,000 से ऊपर है रेयर डिजीजेस, लेकिन हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि आखिर इंडिया में ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जो कि नेग्लेक्टेड है और जो ज्यादा चर्चा में रहती है, ज्यादा न्यूज में आती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। देखिए, कुछ आनुवांशिक बीमारियां भी होती है जो कि बच्चों को उनके माँ बाप से होकर के आती है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाती है। वो बड़े ही खतरनाक होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे कुछ बीमारियां ऐसी है जो कि जानवरों को होती है, जैसे मवेशियों को, गाय को, बैल को, या भेड़ों को, बकरियों को। तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि उससे भी कई बार प्रश्न बन जाता है।
हम कुछ बीमारियां उनको भी देखेंगे। उसके बाद फिर ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिसको कि हम लोगों ने समूल विनाश कर दिया है, वो बीमारियां अब वो हमारी धरती पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसे इरेडिकेटेड डिजीजेस की टॉपिक में। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रीटेक्स्ट समझ आ गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, वीडियो में आपको दोबारा कह रहा हूं, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, किंतु आप फिर भी मेरे साथ बने रहें, आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा और इसमें एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, मुझे इस बात की उम्मीद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले टॉपिक से शुरू करते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। देखिए, ये टेबल आप सबके सामने बना हुआ है, इस टेबल को मैं पढ़ने वाला हूं और इसे हम कंपेयर करके देखेंगे बैक्टीरिया और वायरस में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, अब क्या है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, सेल वॉल आप बेसिक अगर आप बायोलॉजी पढ़ रखे हैं 10th क्लास तक की, आई होप कि आपने स्टैटिक पोर्शन अपना पढ़ रखा होगा, तो आपको आइडिया होगा कि सेल वॉल क्या होता है। तो जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है बैक्टीरिया का, जबकि वायरस के केस में कोई भी सेल वॉल नहीं होता। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कोई कहे कि बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। वायरस का सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। अब वायरस में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रोटीन कोट से इन्वेलप्ड होता है, प्रोटीन का कोट होता है उस इन्वेलप के उसमें साथ बगल में, जिसे कि कैप्सिड कहा जाता है, ठीक है, कैप्सिड। बेसिकली पहला पॉइंट ये कहता है कि वायरस में सेल वॉल नहीं होता और बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा, बैक्टीरिया जो है वो साइज में बड़े होते हैं और वायरस जो होते हैं कंपेरेटिवली छोटे होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया 900 से 1000 नैनोमीटर का होता है और वहीं पे वायरस 30 टू 50 नैनोमीटर का होता है। तो साइज का डिफरेंस होगा, बैक्टीरिया बड़े और वायरस छोटे, ठीक। अब जो बैक्टीरिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो वायरस है ये वैसे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, लेकिन ये रेप्लिकेट तभी कर पाते हैं जब ये होस्ट के सेल में हो। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर ये हमारी एक सराउंडिंग है पूरी, उसमें अगर कहीं बैक्टीरिया होगा तो रेप्लिकेट कर सकता है, वो अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ा सकता है। लेकिन वायरस अगर है तो वायरस वो एकदम मरा हुआ स्थिति में रहेगा, मरा नहीं होगा लेकिन मरे हुए जैसा होगा। क्यों? क्योंकि कोई फंक्शन नहीं कर सकता। वायरस फंक्शन तभी करता है जब आपके या मेरे शरीर में घुसे, जब उसे कोई होस्ट की बॉडी मिले, तभी वायरस उसमें अपना रेप्लिकेट कर सकती है, वायरस उसमें अपना काम कर सकती है। तो वायरस जो है वैसे लिविंग ही है, लेकिन वो तभी लिविंग है जबकि वो किसी होस्ट के सेल के अंदर जाएगी, चाहे वो इंसान का हो चाहे वो जानवरों का हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर सकती है, बैक्टीरिया अपना सारा काम कर सकती है, वो बाहर भी सराउंडिंग में कहीं भी, बट वायरस के केस में ऐसा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन के मेथड से। देखिए, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि दो मेल फीमेल बॉडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उससे होता है, और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि अपनी ही बॉडी के साथ किया जाता है। वो बाइनरी फिजन, अपने बॉडी को दो पार्टों में या उससे ज्यादा पार्ट में जो हम डिवाइड करते हैं उसे बाइनरी फिजन कहते हैं, अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो। और तो ये क्या है, बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन के मेथड से। लेकिन जो वायरस है, वायरस क्या करता है, ये अपना होस्ट के जीनोम के अंदर अपना जीनोम इंसर्ट करता है और उसकी कॉपी बनाता है। बेसिकली अगर आपके बॉडी में वो घुस गया तो आपके जीनोम में घुस करके वो अपना जो जीनोम है वो इंसर्ट कर देगा और उसकी फिर रेप्लिका बनाते जाएगा बनाते जाएगा बनाते जाएगा। सो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता, उसे आप कह सकते हैं कि आपके होस्ट में जाएगा तो अपने जीनोम को वो रेप्लिकेट करता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। तो वायरस जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वायरल डिजीज इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। अब क्या है, बैक्टीरिया जो है होस्ट इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। वायरस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक होस्ट के सेल के अंदर ना हो, होस्ट के अंदर ना हो, जबकि बैक्टीरिया जो है वो अपना रेप्लिकेट कर सकता है होस्ट के बाहर भी, मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर जो राइबोसोम होता है वो बैक्टीरिया के केस में प्रेजेंट होता है और जबकि वायरस के केस में वो एब्सेंट होता है। राइबोसोम बैक्टीरिया के केस में प्रेजेंट, वायरस के केस में एब्सेंट। अगला जो आरएनए या डीएनए है बैक्टीरिया का, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो बैक्टीरिया के केस में साइटोप्लाज्म में रहता है और जो वायरस के केस में क्या होता है
कि प्रोटीन कोट के अंदर जिसे कैप्सिड कहा जाता है, मैंने आपको ऊपर बताया ये, वहां पे डीएनए या आरएनए इन्वेलप किया रहता है प्रोटीन कोट को। ठीक, तो ये चीज है। आगे बैक्टीरिया जो है इसका लोकलाइज्ड फंक्शन होता है बेसिकली, जैसे एक सेकंड, हाँ, क्या होता है कि लोकलाइज्ड फंक्शन होता है बैक्टीरिया का, एग्जांपल निमोनिया। और ये जो वायरस होता है ये जनरली सिस्टमैटिक होता है, जैसे एग्जांपल फ्लू। ठीक है, अब अगर हम बात करें कुछ बीमारियां, बैक्टीरिया कौन कौन सी बीमारियां वो फैलाती है, तो निमोनिया, मेनिंगिटिस, फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड और बाकी बाकी बीमारियां। तो टाइफाइड जो है, फूड पॉइजनिंग जो है, निमोनिया जो है, ये बैक्टीरियल बीमारी है। और जो वायरस कौन कौन सी बीमारी फैलाती है, तो एड्स, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, कॉमन कोल्ड और भी बहुत सारे, ये हम लोग अभी देखेंगे। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो बैक्टीरिया का इलाज एंटीबायोटिक से हो सकता है, जबकि वायरस के लिए हमें वैक्सीन की जरूरत होगी या एंटीवायरल ड्रग की जरूरत होगी। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट है कि एंटीबायोटिक्स किसके लिए यूज होता है, बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए नहीं हो सकता। बायोटिक बैक्टीरिया, आपको इस हिसाब से याद रखना है। बायोटिक का एंटी होगा एंटीबायोटिक, तो वो बायोटिक मतलब बैक्टीरिया, आप ऐसे याद कर सकते हैं। जबकि वायरस के केस में हमें वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, कि आपको कैसे याद रहेगा कि कोरोना वायरस है, उसको हमें प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, और नहीं तो एंटीवायरल ड्रग की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसमें इसका ट्रीटमेंट है। अगर हम बात करें कुछ बैक्टीरियाज की, तो उसका नाम क्या है, तो जैसे साल्मोनेला टाइफी या विब्रो कोलरे या फिर स्टैफिलोकस। ठीक है, और अगर हम बात करें वायरस की, तो आपको याद होगा कोरोना वायरस, एचआईवी, हेपेटाइटिस ए, ये सब जो वायरल डिजीज है। ये मैंने आपको डिफरेंस बताया। आगे बैक्टीरियल डिजीज को हम लोग जरा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है कि आखिर कॉलरा और बाकी सारी जो बीमारियां हैं, आखिर इनके सिम्टम क्या है या ये बीमारियां होती क्या है, बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इससे आपको वीडियो को याद रखने में आसानी होगी। अगर हम बात करें कॉलरा की, तो कॉलरा बेसिकली जो है ये डायरिया है। डायरिया का मतलब कॉलरा जो है, डायरिया उसमें होता है, पेट खराब हो जाता है बच्चों का, उसमें वाटरी डायरिया होता है, और ये डिहाइड्रेशन डेवलप कर देता है इससे। और जब एक्सेस डिहाइड्रेशन हो जाता है, जब एक्सेस कॉलरा पहुंच जाता है, तो वो डेथ भी उससे इंसान की हो सकती है। तो कॉलरा बैक्टीरियल डिजीज। अभी हम सारे का सारा बैक्टीरियल डिजीज को लाइन से डिस्कस करेंगे और फिर वायरल डिजीज पे जाएंगे। उसके बाद एक बीमारी होती है लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या होता है, ये इंफेक्शन है जो कि बेसिकली नर्व्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, स्किन और हमारी आईज को डैमेज करता है। ठीक, हमारी नसें हो गई, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होती है वो, हमारे जो चमड़े हैं, स्किन वो, और हमारी आंखें, इनको ये डैमेज करती है। इससे क्या होता है कि जब लेप्रोसी हमें अटैक करता है, तो हमें दर्द कम महसूस होने लगता है, वो दर्द फील करने की एबिलिटी को ही अटैक करता है। इस आप ये मत समझिएगा कि इससे हमें दर्द कम महसूस होगा तो ये तो हमारे लिए सुविधाजनक है, नहीं, एक बीमारी है और इससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अब इसमें क्या है, इंजरी और इसमें बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। कैसे, अननोटिस बाउंड अगर रह गया, अगर आपको घाव लग गया, तो उसमें अपने आप हो जाएगा, आपको लेप्रोसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली लेप्रोसी हो गया। लेप्रोसी में क्या है, आपको नर्व्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, स्किन को, आईज को डैमेज करता है। ये चीज आप इस हिसाब से याद रखेंगे। अगला है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक बीमारी है जो कि डिप्थीरिया से ही कॉज होती है। डिप्थीरिया जो है वो एक बैक्टीरिया का नाम है। ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड होती है। मतलब कि अगर आपने खांस दिया, आपके मुंह से कफ निकला या आपको छींक आ गई, तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वो किसी और के पास चला गया, तो वो उसको भी बीमारी हो जाएगी, डिप्थीरिया। ठीक, तो बेसिकली ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, हमारे कफ से या हमारे छींकने से। वैसे ये बैक्टीरिया कोई सिम्टम शो नहीं करती। ठीक, तो आपको अगर आपके बॉडी के अंदर है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको ये है बीमारी, बट असल में होती है, और ये ट्रांसमिट भी कर जाएगी दूसरे को। जैसे आपने देखा होगा एसिम्प्टोमेटिक कोरोना केसेस। एसिम्प्टोमेटिक क्या, लोगों को कोरोना हो गया पर उन्हें पता नहीं चल रहा कि इन्हें कोरोना है, उनको कोई सिम्टम शो नहीं हो रहे। तो बेसिकली डिप्थीरिया में भी कोई सिम्टम शो नहीं करता है बैक्टीरिया, बट एक्चुअल में वो प्रेजेंट करता है। अगला अगर हम कहें तो शिगेलोसिस। शिगेलोसिस जो है, इसका मेन साइन जो है ये डायरिया क्रिएट करता है। ठीक है, ये भी जैसे कॉलरा है वैसे ही शिगेलोसिस है, और ये कई बार ब्लडी भी हो जाता है, इसमें कई बार खून भी निकलने लगता है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस डिजीज है, इससे इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो शिगेला जो है, शिगेला या शिगेलोसिस जो है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। बेसिकली अगर हम देखें बैक्टीरियल डिजीज में, तो कॉलरा हो गया
या फिर हमारा शिगलोसिस हो गया, इन दोनों में क्या है कि हमें पेट खराब होता है या डायरिया होता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो गोनोरिया। गोनोरिया बेसिकली क्या है कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। अब ये चाहे जेनाइटल्स हो, चाहे मुंह से, चाहे रेक्टम से, किसी भी वे से आपको ये बीमारी ये लग सकती है, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है गोनोरिया, ये चीज याद रखना है, ये भी बैक्टीरियल है। तो हम लोगों ने अभी कितने 5 बैक्टीरियल डिजीज को डिस्कस किया, कॉलरा, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, शिगेलोसिस, गोनोरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वो भी अभी बैक्टीरियल डिजीज ही होगा। उस बाद आपने नाम सुना होगा ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। ठीक है, टाइफाइड आप में से बहुत किसी को, बहुत लोग को हो रखा होगा। टाइफाइड बेसिकली गंदे पानी की वजह से हो जाता है, तो टाइफाइड। वूफिंग कफ, अगर आपको कफ आ रहा है तो वो भी एक प्रकार का बैक्टीरिया से होता है। उस साथ फिर बुबोनिक प्लेग, प्लेग का एक प्रकार है। फिर प्लेग, ये भी बैक्टीरिया से क्रिएट होता है, बैक्टीरिया से ये बीमारियां होती हैं। उस साथ ही निमोनिया, जो छोटे बच्चों को या फिर बूढ़े लोग को अक्सर हो जाती है निमोनिया, जिसमें आदमी को बुखार लगता है। ठीक है, तो निमोनिया भी बैक्टीरियल डिजीज है। फिर टिटनस, टिटनस आपने सुना होगा, अगर किसी को चोट लग गई, अगर किसी को घाव हो गया, अगर उसमें लोहा या कोई भी मेटल से अगर उसे चोट लगा है, तो उस केस में बेसिकली लोग टिटनस का इंजेक्शन दिलाते हैं। तो टिटनस का इंजेक्शन बेसिकली क्या करता है, टिटनस नाम की बीमारी जो है उसे होने नहीं देता, वो एक बेसिकली वैक्सीन की तरह काम करता है। ठीक है, सो ये टिटनस है। अगला है फिर सिफिलिस। सिफिलिस जो है ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे गोनोरिया है। उसके बाद फिर एक क्या है, मेनिंगिटिस। मेनिंगिटिस क्या है, ये बेसिकली जो मेम्ब्रेन है हमारे ब्रेन के पास या स्पाइनल पीठ के पास, स्पाइनल कॉर्ड जो है वहां के मेम्ब्रेन को इन्फ्लेमेट करता है, उसे सुझाने का काम करता है। और ये स्वेलिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि इससे कई बार हमें हेडेक होने लगता है, फीवर हो जाता है, गला भारी भारी सा रहने लग जाता है। तो ये बेसिकली स्वेलिंग का काम करता है मेम्ब्रेन्स में, कहां पे, सराउंडिंग योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये चीज आपका मेनिंगिटिस हो गया। ठीक है, ये बीमारी है। नेक्स्ट हम लोग वायरल डिजीज के बारे में बात करेंगे। अब ये सोशल मीडिया के वायरल की तरह नहीं है कि कोई पोस्ट डाला हो वायरल हो गया, ये वायरल मतलब वायरस डिजीज जो वायरस के द्वारा क्रिएट होती है, वायरस उसे फैलाती है। तो वायरल डिजीज में बेसिकली हम सबसे पहले देखते हैं इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा हर किसी को आए दिन हो जाता है, वायरस इन्फ्लुएंजा फ्लू आपने सुना होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस। उस साथ कॉमन कोल्ड, अगर आपको कई बार कोल्ड हो गया, सर्दी हो गई, तो राइनो वायरस की देखिए, ये आपको नाम याद रख सकते हैं। राइनो वायरस जो है उससे क्या होता है, कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड में राइनो वायरस का योगदान होता है वो होने में। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। फिर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बेसिकली क्या होता है, आपके जो लीवर होती है, लीवर के ऊपर वो अटैक होता है, लीवर को सुझा देती है वो, जो हेपेटाइटिस बीमारी है। और फिर आपको लीवर में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये सारे वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा होता है। उसके बाद फिर एक नोरो वायरस। नोरो वायरस क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेस है। ठीक है, आपके पेट में, इंटेस्टाइन में, गैस्ट्रिक रूट में आपको ये चीज होगा, ये बीमारी। ठीक है, तो ये वहां पे आपको जो इंटेस्टाइन में बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नोरो वायरस इंटेस्टाइन में, ये याद रखना है। फिर डायरिया का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया में स्पेशली अगर कोई जो प्रॉब्लम होता है, जो उसका मेन रूट कॉज है, वो है रोटा वायरस। और रोटा वायरस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको इरेडिकेट करने का पूरा प्रयास कर रही है। रोटा वायरस से हजारों बच्चों की मृत्यु होती है। सो रोटा वायरस एक बहुत ही फेटल डिजीज है, जिससे कि आपको डायरिया होता है, उस डायरिया की वजह से बच्चे मर जाते हैं, इतनी ये फेटल डिजीज है। आप इसके बारे में चर्चा होते हुए नहीं सुनेंगे, लेकिन रोटा वायरस बहुत ही खतरनाक बीमारी है। रोटा वायरस से डायरिया होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद रहेगा ह्यूमन पेलिलोमा वायरस, ये भी एक वायरल डिजीज है। फिर एचआईवी जो है ये भी वायरल है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। उसके बाद मीजल्स। मीजल्स जो है ये भी कफ से, स्नीज से, या फिर अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया किसी के नेजल या थ्रोट सिक्रेशन के थ्रू, तो मीजल्स उससे वो होता है, मीजल्स उससे फैलता है। तो मीजल्स भी वायरल डिजीज है। और फिर अगर आपको कुत्ते ने काट लिया, ठीक, तो कुत्ते के काटने पे आपको रेबीज हो सकता है। तो आपने सुना होगा कुत्ते के काटने पे आपको कितने सारे इंजेक्शन लगते हैं, पहले ज्यादा लगा करते थे, अब कम लगते हैं। तो बेसिकली रेबीज जो है ये भी वायरल डिजीज है। अच्छा, रेबीज के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, रेबीज हर कुत्ते के काटने से नहीं होता। ये जब पागल कुत्ता काटता है उसी से रेबीज होने की संभावना होती है। अगर रेबीज कुत्ते को हुआ है तो वो इंसान को होगा, अगर कुत्ते को रेबीज नहीं है तो इंसान को नहीं होगा। तो बेसिकली ये जूनोटिक डिजीज है, एक जानवर से इंसान में आ जाती है। ठीक है,
तो रेबीज ऐसे होता है। उसके बाद एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और दे दूं कि जो रेबीज होता है, जब कुत्ता पागल हो जाता है और वो अपने नॉर्मल बिहेवियर में नहीं रहता, उसके 2 दिन 3 दिन के अंदर उसकी डेथ भी हो जाती है। सो बेसिकली वो 2-3 दिन का टाइम इतना खतरनाक होता है कि अगर उस टाइम पे किसी ने काट लिया, किसी कुत्ते ने काट लिया किसी को, तो फिर वो अ, उसको वो रेबीज हो सकता है। तो बेसिकली रेबीज एक बीमारी है। नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स। आपने सुना होगा स्मॉल पॉक्स से कितनी सारी परेशानियां हुई। तो स्मॉल पॉक्स छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। पॉक्स वाली जितनी बीमारियां हैं बेसिकली, जहां पे स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, या और कोई पॉक्स अगर कहीं पे लगा है, तो सारी की सारी वायरल डिजीज आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। उस साथ ही पोलियो, पोलियो का इंजेक्शन दिया जाता है, पोलियो की वैक्सीन दी जाती है बच्चों को। ठीक है, इंजेक्शन नहीं सॉरी, वैक्सीन दी जाती है छोटे छोटे बच्चों को। तो पोलियो वायरस, ये वैसे भी आपको पता होगा, पोलियो वायरस के द्वारा होता है। फिर रुबेला, रुबेला भी एक डिजीज है। फिर जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिजीज है जो हाल फिलहाल में न्यूज में बहुत ज्यादा रहा है, वो भी वायरल डिजीज है। फिर जीका वायरल फीवर, जीका वायरस के थ्रू होता है। येलो फीवर, फिर मर्स जो कि कोविड मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और फिर सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सार्स कोरोना वायरस, सार्स कोविड ही है। सार्स जो है ये वायरस का एक फॉर्म है। तो सार्स, मर्स, येलो फीवर, जीका वायरस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, चिकन पॉक्स, रुबेला, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, ये सारे के सारे क्या है, वायरल डिजीज है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज देखा और वायरल डिजीज देखा। नेक्स्ट हम लोग प्रोटोजोअन डिजीज देखेंगे। आखिर प्रोटोजोआ है क्या? देखिए, प्रोटोजोआ जो है वो भी अलग अलग किंगडम है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने बेसिक बायोलॉजी पढ़ रखी है, तो किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे, ऐसे आपने सुना होगा। तो ऐसे ही किंगडम प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, किंगडम फंजाई होता है। तो इस टाइप से किंगडम प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एक अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो प्रोटोजोअल डिजीज जो है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, उसके द्वारा कॉज होता है। और बेसिकली ये ह्यूमन होस्ट में एंटायर लाइफ, पूरी जिंदगी भर ह्यूमन होस्ट में ये रहते हैं। लेकिन अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है ये बाहर भी कर सकते हैं, इंसेक्ट में या किसी और होस्ट में जाकर के। सो प्रोटोजोआ का बेसिकली ऐसा सीन है। ठीक, अब ऐसी कुछ बीमारियां होती है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है मलेरिया। अब बेसिकली मलेरिया आप सुनेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मलेरिया प्रोटोजोअन डिजीज है। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोअन डिजीज है, इसे ध्यान रखते हैं। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हुए देखे हैं मैंने। फिर है अमोइबायोसिस। अमीबा से आप ऐसे याद रख सकते हैं। अमोबायोसिस जो है ये भी एक प्रोटोजोअन डिजीज है। फिर है स्लीपिंग सिकनेस, अगर किसी को स्लीपिंग सिकनेस हो गया तो वो भी प्रोटोजोआ की वजह से होता है। फिर आपने एक सुना होगा काला हजार, काला हजार मतलब कि काला बुखार, आपने सुना होगा उस नाम से। तो काला हजार जो है ये भी बेसिकली एक प्रोटोजोअन डिजीज ही है। अब हम 3 डिजीज की बात करेंगे जिसमें कि ईएसएस लगा है। ठीक है, तो आप अगर बीमारियों में ईएसएस लगा हुआ देखें तो समझ जाइएगा कि वो प्रोटोजोअन डिजीज है। जैसे कि ट्राइकोमोनियासिस, या फिर लीशमेनियासिस, या फिर गियार्डियासिस। ठीक है, ये 3 डिजीज है। इसके बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ट्राइकोमोनियासिस में क्या होता है, ये बेसिकली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि पैरासाइट प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज होता है। और अगर विमेन की बात करें तो विमेन के केस में वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसमें कि फाउल स्मेलिंग आती है, एक गंदी सी उसमें बदबू सी आती है वजाइनल डिस्चार्ज के केस में। ठीक है, तो विमेन के केस में ऐसा होता है। जेनिटल इचिंग उसमें देखी जाती है। पेनफुल यूरिनेशन, यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती है। और जो मेन है, बेसिकली मेन को कोई सिम्टम शो नहीं करता है ये। ठीक, तो प्रॉब्लम जो शो करता है, जो सिम्टम शो होता है, वो जनरली विमेन के केस में होता है। ठीक, तो ट्राइकोमोनियासिस। अगला है लीशमेनियासिस। इसमें क्या है कि बेसिकली ये सैंड फ्लाइज के काटने से होता है। ठीक है, और मेनली मोस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक ऑफ अफ्रीका में पाए जाते हैं, एशिया में और अमेरिका सदर्न यूरोप में पाए जाते हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं इतना, ये बेसिकली ये सैंड फ्लाइज के काटने के द्वारा ये स्प्रेड होता है। वैसे आपको इतना डिटेल याद वैसे भी रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद हो जाए, मैं इस पर से आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल देते हुए चल रहा हूँ। तो ट्राइकोमोनियासिस देख लिया हम लोगों ने, लीशमेनियासिस देख लिया। अब बात करते हैं गियार्डियासिस। ये क्या है, ये इंटेस्टाइनल इंफेक्शन है जो कि एब्डोमिनल क्रैम्प इससे हो जाता है। ठीक है, पेट में आपको क्रैम्प होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है, नोजिया क्रिएट होता है। उसके बाद फिर वाटरी डायरिया भी इसमें होने लग जाता है। बेसिकली माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट से, जो कि दुनिया भर में फैला हुआ है, उससे ये चीज बेसिकली कॉज होता है। क्या, गियार्डियासिस। और स्पेशली जो पुअर सैनिटेशन एरिया है, जहाँ पे कि साफ पानी नहीं है, वहां पे ये स्पेशली देखा जाता है।
तो प्रोटोजोअन डिजीज में जो हमें कंफ्यूज होने वाला मेन है, एक है मलेरिया, वो हमें ध्यान रखना है, और स्लीपिंग सिकनेस ये ध्यान रखना है कि प्रोटोजोअन डिजीज से होता है। और फिर ईएसिस जिसमें आ रहा है अमीबायोसिस, ट्राइकोमोनियासिस, लिशमेनियासिस, गियार्डियासिस, ये सारे के सारे प्रोटोजोअन डिजीज हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर अब बात करें हम लोग फंगल डिजीज की, तो फंगस जो है ये फंगस से होता है, कॉज होता है। और जैसे हम लोगों ने बैक्टीरिया देखा, बैक्टीरिया अलग है, फंगस अलग है, ऐसे ही वायरस अलग है, ठीक है, प्रोटोजोआ अलग है, तो सबके सब अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो फंगल डिजीज है, ठीक है। अब इसमें कुछ दो बीमारियां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार कि हमारे यहाँ पे गले के पास कुछ लाल लाल से स्पॉट जैसा कुछ हो जाता है, रैशिश टाइप का, जो कि बहुत ज्यादा इचिंग होती है उस टाइम पे, या फिर आपके बॉडी पे कहीं और हो गया, बहुत ज्यादा इचिंग होती है, तो वो बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है, ठीक, जिसको कि रिंग वॉर्म कहा जाता है। तो अगर आप कभी डॉक्टर के पास आप जाएं तो आप उनसे कह सकते हैं कि मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो रिंग वॉर्म बेसिकली वो होता है, ठीक। अगला एथलीट्स फूट। एथलीट्स फूट में क्या है कि आपने ये जनरली एथलीट्स के नाम पे पढ़ा है कि जब वो दौड़ा करते थे एथलीट्स लोग, तो उनके पाँव में छाले टाइप पड़ जाया करते थे। छाले एग्जैक्टली छाले नहीं होते, बट उस टाइप के हो जाया करते थे। तो वो एक फंगल डिजीज है जिसे कि एथलीट फुट कहा जाता है, ठीक। तो हम लोगों ने इतने सारे देखे। ओके, तो ये वीडियो अभी तक हम लोगों ने देखा बैक्टीरिया क्या है और बाकी सारे क्या है, वायरस क्या है, इन सब के बारे में देखा। अभी हम लोग ये पार्ट खत्म कर चुके हैं। इस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज को देखेंगे, ठीक। अब वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, देखिए ये डब्ल्यूएचओ की साइट से मैंने उठाया है सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से। इससे बेसिकली क्या है कि ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंट की जा सकती है, जिनका वैक्सीन अवेलेबल है, हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ बीमारियां हैं, हम यहाँ पे लिस्ट बना रखा हूं, इसे आप देख सकते हैं। जैसे सर्वाइकल कैंसर हो गया, ये आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि कई बार ये ऐसी क्वेश्चन पूछ देगा जो कि चार ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सा किस किस बीमारी का इसमें वैक्सीन अवेलेबल है या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, दोनों में से किसी भी टाइप से पूछ सकता है। जैसे आपको ऑप्शन दे दिया इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, एड्स और कोविड-19, तो आपको पता होना चाहिए कि एड्स का वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सो ये बात है। अब इसमें हम लोग इसे नाम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे। सर्वाइकल कैंसर, कॉलरा। कॉलरा, अब देखिए इसमें कई सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि कॉलरा में क्या होता है, हेपेटाइटिस में क्या होता है, तो मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन दोबारा से नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हैं। और दूसरी एक चीज और क्या है इस वीडियो में, इस स्लाइड में, कि जो आप रेड कलर से देख रहे हैं, ये वो सारी डिजीज है जिसका कि मिशन इंद्रधनुष के में कवरेज है। मतलब कि मिशन इंद्रधनुष के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है जिसमें कि वो लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं कई सारे डिजीज के लिए, ताकि उन्हें कोई बीमारी ना हो इन फ्यूचर। तो उनमें कौन कौन से डिजीज को इंक्लूड किया गया है, उन सारे डिजीज को मैंने रेड कलर में यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते रहे। ये पूरा जो लिस्ट है डब्ल्यूएचओ का है, कि डब्ल्यूएचओ बताती है कि कौन कौन से का वैक्सीन अवेलेबल है, और रेड कलर जो है वो उनमें जो मिशन इंद्रधनुष है उसका भी पार्ट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने देखा सर्वाइकल कैंसर, कॉलरा, कोविड-19 का भी बन चुका है, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, मीजल्स, मेनिंगिटिस, मम्स, पर्ट्यूसिस या फिर वूपिंग कफ, वेरिसिलेरा, वेरिसिल्ला या फिर चिकन पॉक्स, येलो फीवर। देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा इसको याद रखने वाली चीज आपके साथ डिस्कस करता हूं मैं। जैसे चिकन पॉक्स और वेरिसिल्ला एक ही है। अगर एग्जाम में वेरिसिल्ला लिखा आता है तो आप समझिए कि चिकन पॉक्स को कहा जा रहा है, चिकन पॉक्स आता है तो समझिए वेरिसिल्ला को कहा जाता है। तो दोनों ही केस में इनका वैक्सीन अवेलेबल है। चिकन पॉक्स का वैक्सीन अवेलेबल है, वेरिसिल्ला का वैक्सीन अवेलेबल है। नाम देकर के आपको, आप सुनेंगे चिकन पॉक्स का आपको पता होगा, पर वेरिसिल्ला वहां पे एग्जाम में पूछेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको याद रखना है कि वेरिसिल्ला का भी है और वो चिकन पॉक्स ही है, ठीक है। उसके बाद फिर मम्स। मम्स क्या है, ये बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है। जैसे अभी हम लोगों ने इतने सारे देखे थे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, तो वायरल इन्फेक्शन है। इसमें बेसिकली क्या है कि सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जो है, यहाँ पे इसे अफेक्ट करता है, जहां पे कि सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस होता है सैलिवरी ग्लैंड में, हमारे मुंह में, ठीक है। तो ये हमारे कान के पास लोकेट होता है, ठीक है, कान के पास मुंह में ये लोकेट होता है। और मम्स जो है ये क्या करता है कि स्वेलिंग होती है, वन और बोथ ऑफ दीज ग्लैंड, दोनों ग्लैंड में, जो सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है वहां पे दोनों में स्वेलिंग हो जाती है, या तो एक में होगी नहीं तो दोनों में होगी, बेसिकली स्वेलिंग होती है मम्स से, ठीक है। कहाँ पे, सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स में, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
और भी कुछ बीमारियां हैं जिसका कि वैक्सीन अवेलेबल है, जो WHO की लिस्ट के अकॉर्डिंग है, जिसमें क्या आता है, निमोनिया, ठीक, पोलियो, रेबीज, रोटा वायरस, रुबेला, टिटनस, टाइफाइड, ठीक। अब आई होप कि आपने ये देख लिया होगा कि कौन कौन सा रेड कलर से मार्क्ड है। ओके, सो अब जो रेड कलर से मार्क्ड है वो सारे मिशन इंद्रधनुष के पार्ट हैं, बट उसके अलावा भी कुछ डिजीज है जो कि मिशन इंद्रधनुष उन्हें इंक्लूड करती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। ये सारी बीमारियां और है जो मिशन इंद्रधनुष के कवर्ड है उसके अंदर। तो आई होप कि आपको क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया कि कुछ बीमारियां ऐसी है जो कि नेग्लेक्टेड है, देश के किसी कोने में होती है, हम लोग को नहीं पता चलता, विश्व में कहीं पे हो रही होगी, हमें नहीं पता चलता, या कुछ बीमारियां जो हमें पता तो चलता है लेकिन हम उसके बारे में कुछ खास कर नहीं पाते, हम उससे बचने का उपाय नहीं जानते हैं, या हम उसे बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं, या उसका कोई उपचार अवेलेबल नहीं हो पाता, तो वो सारी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के तहत आती है। अगर हम कुछ डिजीज की बात करें तो उसमें बुरुली अल्सर आता है, ठीक, बुरुली अल्सर, अल्सर से आप याद रखेंगे। शागाश डिजीज जो कि अमेरिका में प्रेवलेंट है, डेंगू और चिकनगुनिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। हम इसे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि नेग्लेक्टेड थोड़ी होगा, क्योंकि डेंगू तो हम लोग सुनते हैं कि बहुत ज्यादा कॉमन है, बट ये भी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के ही तहत आता है, डेंगू और चिकनगुनिया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं इस बात को आप। फिर है गिनिया वॉर्म डिजीज, स्केबीज एंड अदर एक्टोपैरासाइट्स, स्लीपिंग सिकनेस। आप ये कमेंट करके बताएं स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा कॉज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है लिम्फेटिक फिलियारिसिस, लिम्फेटिक फिलियारिसिस, उसके बाद फिर है लेशमैनियासिस, लेप्रोसी, लेप्रोसी बीमारी जो है ये भी नेग्लेक्टेड है। रेबीज, जी हाँ, कुत्ते काट लेते हैं, लोग सोचते रहते हैं हम क्या करें, कुत्ते ने काट लिया, तो ये भी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। उसके बाद स्नेक बाइटिंग, सांप काट लेता है, सांप काटने का लोग जाता है बाबा जी मेरा ये सांप का जहर उतार दो, तो ये भी नेग्लेक्टेड है बहुत ज्यादा। उस साथ में यॉज नाम की बीमारी है जो कि अब के टाइम पे ये इरेडिकेट हो चुकी है, अब यॉज का एक भी केस नहीं आता। हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, पूरा एक स्पेसिफिकली हम यॉज को डिस्कस करेंगे। सो यॉज भी एक बीमारी है जो कि नेग्लेक्टेड है। उसके बाद फिर सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथियासिस, ये मिट्टी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है ये, तो ये भी लोग खेतों में जाते हैं और वहां पे उन्हें पता नहीं चलता, उन्हें बीमारियां हो जाती है, तो ये भी नेग्लेक्टेड है। फिर है ट्रैकोमा, ठीक है। उसके बाद फिर माइस्टोमा, फूडबॉर्न खाने से बनने वाला ट्रीमेटोडियासिस, या फिर रिवर ब्लाइंडनेस। ये कुछ बीमारियां हैं, आपको इसमें जितना याद रह सकता है आप याद रखने का प्रयास करें। आई होप इसमें आपको कुछ डिजीज कई बार सुनने की वजह से याद हो गए होंगे या पता होंगे, तो आप उन्हें याद रखिए। बाकी अगर हम बात करें इंडिया में, अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या कि ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है क्या, उसका इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है। तो इसमें आप देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑफ 2017, WHO ने 2017 में एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें कहा गया कि इंडिया जो है वो लेप्रोसी को एलिमिनेट करने में कामयाब हो गया, लेकिन एक सेकंड, इसमें कुछ कैच है। कैच है कि 82% सिटीज और डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कि भारत में लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, बट मात्र 82% सिटीज में और डिस्ट्रिक्ट में। तो ऐसा नहीं कि पूरे देश भर में इसके केस नहीं आते, हमारे जितने भी सिटीज और डिस्ट्रिक्ट हैं उसके 82% केसेस में ये चीज नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक उपलब्धि ही है, तो हम इस पे खुश हो सकते हैं डेफिनेटली, पर हमें इसे 100% अचीव करना है। तो ये WHO ने रिपोर्ट पब्लिश की। फिर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑल्सो मेंशन्ड दैट इंडिया हैज इरेडिकेटेड इन्फेक्शियस ट्रैकोमा along with the chronic disease yaws from the country। देखिए मैंने आपको कहा था यॉज एक बीमारी है जो कि वर्ल्ड वाइड इसे एलिमिनेट कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली इंडिया भी इसे एलिमिनेट कर चुका होगा। उस पे ट्रैकोमा को हम लोगों ने भी देखा था, ट्रैकोमा बीमारी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखी थी, तो ट्रैकोमा को भी भारत से एलिमिनेट कर दिया गया। अब ट्रैकोमा है कहीं बाहर है, ठीक, वो इंडिया में नहीं है, इतना ये गारंटी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बताया, आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने क्या किया, ये आपको वैसे भी याद रहेगा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। इंपॉर्टेंट है कि ट्रैकोमा इंडिया में नहीं है अब, जॉज इंडिया में नहीं है अब, और जो लेप्रोसी है ये भी बहुत कम केस है, 82% केस में ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज उसका द मोस्ट कॉमन एंटीडी इन इंडिया आर लिम्फेटिक फिलारिसिस, विसरल लिशमैनियासिस, रेबीज, लेप्टोस्पाइरोसिस, डेंगू एंड सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिक इंफेक्शन।
इंडिया में जो प्रेवलेंट है जो एनटीडीज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, उसमें जो नाम है वो याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फेटिक फिलियारिसिस, विसरल लिशमेनियासिस, रेबीज, लेप्टोस्पायरोसिस, डेंगू और सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिक इन्फेक्शन। हम इसको थोड़ा डिटेल में एक एक लाइन आपको बताते हुए चलूंगा ताकि आपको याद रहे। ठीक, फिर एनटीडी आर कॉमनली सीन टू अफेक्ट पीपल लिविंग इन पॉवर्टी एंड हेंस मेनी पीपल इन इंडिया आर अफेक्टेड बाय दीज डिजीज एवरी ईयर। देखिए, मैंने आपको बताया कि नेग्लेक्टेड है, तो हमारे देश का जो गरीब है वो भी नेग्लेक्टेड ही होता है। हमारे देश का क्यों, पूरे विश्व में जो गरीब है वो नेग्लेक्टेड ही होते हैं। तो जनरली देखा गया है कि ये डिजीज गरीब लोग के, गरीब तबके में ही ये चीज हुआ करती है। तो इंडिया के केस में भी वही है, जितनी पॉवर्टी जहां पे, वहां पे इसका होने का खतरा उतना ज्यादा। तो ये है, WHO के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया नंबर 1 है एनटीडी के केस में वर्ल्ड में। मतलब वर्ल्ड में जितने भी केस आते हैं एनटीडी के, उसमें इंडिया नंबर 1 पे, सबसे ज्यादा केस इंडिया में आते हैं। शर्मनाक बात है ये हम लोग के लिए। उसके बाद हाउएवर देयर इज सम गुड न्यूज इन दिस रिगार्ड। क्या गुड न्यूज है? इंडिया हैज मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन कंट्रोलिंग मेनी सच डिजीज। हम लोगों ने एग्जांपल देखा कि हम लोगों ने यॉस को इरेडिकेट कर दिया, हम लोगों ने और किसको इरेडिकेट किया, ट्रकोमा को इरेडिकेट किया इंडिया से। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। उसके बाद फिर while leprosy has ceased to be a public health concern in the country, mass treatment coverage has also been achieved and people susceptible to filaria. लेप्रोसी को कम कर दिया गया है, ये हम लोगों ने देखा, वही चीज यहाँ पे है। सबसे पहले हम लोग शागाश डिजीज को देखेंगे। शागाश डिजीज क्या है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि ये जो है ये बेसिकली एक इंसेक्ट होता है, उसके द्वारा ट्रांसमिट होता है ये एनिमल्स में और ह्यूमंस में। ठीक है, और बेसिकली क्या, इट इज ओनली फाउंड इन अमेरिकाज। ठीक है, सो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो अगर किसी स्टेटमेंट में लगा है तो हमें लगता है कि एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट है, सो ये डेफिनेटली गलत होगा, बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है, शागाश डिजीज ओनली अमेरिकाज में ही फाउंड होता है। वो यूरोप में नहीं मिलता, वो एशिया के कॉन्टिनेंट में नहीं मिलता, वो और कहीं नहीं मिलता। ठीक है, वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मिलता है। सो ये शागाश डिजीज है। नेक्स्ट बात करें लिम्फेटिक फिलारिसिस की। लिम्फेटिक फिलारिसिस क्या है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो आर्म्स हैं, हमारे जो लेग्स है, ब्रेस्ट है, जेनाइटल्स है, इसमें स्वेलिंग होने लग जाती है। और स्वेलिंग होने से, ये सूजन की वजह से कई बार जो हमारी स्किन है वो मोटी होने लग जाती है, थिक होने लग जाती है, और वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो पेनफुल हो जाता है बहुत ज्यादा। सो बेसिकली ये लिम्फेटिक फिलियारिसिस है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, शायद नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में आता है। उसके बाद फिर विसरल लिशमेनियासिस, ये बेसिकली काला अजहर का फेनेटिक नाम है, बड़ा सुंदर सा वो चीज है। उसके बाद फिर लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस जो है ये बेसिकली ब्लड इन्फेक्शन है। ओके, इसमें क्या होता है कि जो इसका सीवियर फॉर्म जो होता है, ये जॉन्डिस क्रिएट कर देता है इंडिविजुअल में। और जॉन्डिस में आपको पता है कि जॉन्डिस में क्या है, हमारा किडनी फेल हो जाता है, हमारे किडनी पे अटैक होता है, और फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी होती है। सो बेसिकली लेप्टोस्पायरोसिस जो है ये जॉन्डिस क्रिएट करता है, और फिर उसके बाद फिर ये ब्लीडिंग होती है इसमें। तो ये बेसिकली ब्लड इन्फेक्शन है। ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट है सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिक इन्फेक्शन। ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो खेत होते हैं, खेतों में जो कीड़े होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, छोटे छोटे केंचुए सब, वो सब रहते हैं। और बेसिकली फिकल मैटर जो होता है, जो अगर किसी जानवर का हुआ या इंसान का हुआ, उस पर वो पनपते हैं, और उसके बाद वो डिजीज क्रिएट करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं वो। ठीक है, तो उसको कहते हैं सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिक इन्फेक्शन। ये बेसिकली वॉर्म्स के द्वारा होता है, फिकल मैटर पे पाए जाते हैं, और ये सॉइल में होता है। ये है। उसके बाद ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो है ये बेसिकली हमारी आईलिड्स को अफेक्ट करता है, जो हमारी आंख की जो पलकें होती है इसके इनर सर्फेस पे। इससे क्या होता है कि रफनिंग हो जाती है उधर आईलिड्स के ऊपर, और फिर आंखों में दर्द होने लग जाता है। और जो आंख के अंदर आपको पता है कि प्यूपिल होता है, कोर्निया होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो जो कोर्निया का जो पोर्शन है उसका आउटर सरफेस ब्रेक डाउन हो जाता है, जिस वजह से कि हमें ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ट्रैकोमा किससे रिलेटेड है, हमारी आईज से रिलेटेड। शागाश डिजीज अमेरिका में पाया जाता है। लिम्फेटिक फिलियारिसिस हमारे मसल्स को इंपैक्ट करता है। लेप्टोस्पायरोसिस जो है ये ब्लड इन्फेक्शन है, और जो कि जॉन्डिस क्रिएट कर देता है। एसटीएच आपको बता दिया मैंने कि मिट्टी से होने वाला है, और ट्रैकोमा हमारी आईलिड्स को इंपैक्ट करता है। सो कौन किस चीज को करता है, ये चीज आप ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, अगर ये इतना फेटल डिजीज है तो गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर क्या रही है, और कर रही है तो क्या कर रही है। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में ये वीडियो बताने वाला, ये स्लाइड आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम आप समझ सकते हैं कुत्तों के लिए है, ताकि ये कोई ऐसा बहुत ज्यादा उत्पात ना मचा दे।
और इसके लिए वैक्सीन, फ्री वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पूरे ऑल ओवर कंट्री में। तो ये नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद फिर है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी है, जो कि चिकनगुनिया, डेंगू और जापानीज इंसेफ्लाइटिस को वो रोकने के लिए है। जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, जो बेसिकली किसी के थ्रू अगर किसी में इंपैक्ट करता है। वेक्टर बॉर्न डिजीज का मतलब होता है कि जैसे कोई मच्छर के काटने से हुआ या किसी और के काटने की वजह से हुआ, तो वो बेसिकली, तो जिसमें मलेरिया हो गया, फिलेरिया हो गया, जापानीज इंसेफ्लाइटिस हो गया, डेंगू, चिकनगुनिया और जितने भी हैं वो सबको इसमें कवर करते हैं। फिर नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम भी चल रहा है, जो मैंने आपको बताया था अभी पिछले स्लाइड में कि लेप्रोसी में हम लोग 82% तक कंट्रोल पा चुके हैं। 82% डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट और एरियाज में। उस वक्त नेशनल हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की गई थी 2017 में, जो कि हेल्थ नीड को ध्यान में रखते हुए नए नए ड्रग्स को अफोर्डेबल रेट पे उन्हें मुहैया करवाया गया जनता को, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है। और फिर नेशनल पॉलिसी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज, ये भी लॉन्च किया गया ताकि लोग को पता चले कि आखिर ये रेयर डिजीज है। लोग को पता ही नहीं होता, कई बार पता ही नहीं चल पाता कि आखिर इससे हुआ क्या, तो वो चीज है। ये आपको मोटा मोटा मैंने आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, ये आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। अगला, रेयर डिजीज। अभी हम लोगों ने बात किया नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का, इस स्लाइड में हम बात करेंगे रेयर डिजीज का। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक है नेग्लेक्टेड, जिसमें कि आपका क्या है, डेंगू भी आ गया, डेंगू नेग्लेक्टेड है, पर क्या वो रेयर है? नहीं, वो रेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि डेंगू हम लोग देखते हैं कि आए दिन हर सीजन में हर साल होता रहता है और बहुत से लोग को इससे इंपैक्ट होता है। बट रेयर डिजीज क्या है कि बहुत कम लोग को होता है। बहुत कम की डेफिनेशन क्या? डेफिनेशन इसकी कोई फिक्स नहीं है। यूएसए में इसकी अलग डेफिनेशन है। यूएसए के अकॉर्डिंग क्या है कि जो 2 लाख लोगों से कम को इंपैक्ट कर रही हो कोई डिजीज, तो उसे कहेंगे रेयर डिजीज, वो उनकी डेफिनेशन है। ऐसे ही जो यूरोपियन यूनियन है, वो उसको रेयर डिजीज कहती है जो कि हर 2000 में से एक आदमी को ही हो रहा हो, एक आदमी से कम आदमी को हो रहा हो बीमारी, तो उसे। तो बेसिकली इस पे कोई कंसेंसस नहीं है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, कौन किसी हिसाब से लेना चाहता है। पर हम इतना तो समझ पा रहे हैं कि रेयर मतलब कि दुर्लभ, जो कि सामान्यतः लोगों को नहीं होता। और ऑब्वियसली अगर ये सामान्य डिजीज नहीं है, तो फिर इसका इलाज भी उतना ही कठिन है, क्योंकि रेयर है, इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग को आइडिया नहीं, और ये बहुत कम लोग को है। अब रेयर डिजीज जो है, ये मैंने आपको बताया कि इसमें स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को इसमें किया जाता है, करता है इम्पैक्ट। और इसमें जो बेसिकली अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, मैक्सिमम जेनेटिक डिसऑर्डर रेयर डिजीज का ही है। जेनेटिक डिसऑर्डर, अनुवांशिक जो बीमारियां हैं, जो कि माता पिता से बच्चों में आती है, फिर उनके बच्चों में जाती है, ये रेयर डिजीज ही होती है। और ये हर कुछ कुछ जगह पे ये बदलती रहती है डिजीजेस। सो लगभग 7,000 रेयर डिजीज है पूरे दुनिया भर में, और उसमें लगभग 80% तो जेनेटिक है। आप सोच लीजिए कि जेनेटिक डिसीजेस कितनी ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम लोग देखते हैं कई बार कि जो कम्युनिटी अपने में ही शादियां करती है, मतलब भाई बहनों में जो शादियां करती है, उस कम्युनिटी में ये डिजीज ज्यादा पाया जाता है। और इससे आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि जो भारत की जो थी, भारत का जो तरीका था गोत्र का, कि कोई भी एक गोत्र में विवाह नहीं किया करता था, वो कितना उत्कृष्ट मेथड था, साइंटिफिक मेथड था, जो कि एक, अगर मान लीजिए एक लिनिएज में अगर कोई आपस में शादी करेगा तो उसे जेनेटिक डिसऑर्डर होने के बहुत ज्यादा चांस होंगे, लेकिन सेम गोत्र में शादी ना करने की वजह से ये डिजीज से हम लोग बचते आए हैं। तो ये आप इस पे गर्व कर सकते हैं, भारत की एक पद्धति थी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं, साइंटिफिक नॉलेज आप इसे कह सकते हैं भारत की, तो वो है। उसके बाद फिर क्या है, इसका ड्रग बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, जो बीमारी कुछ लोग को है, उसकी दवा भी तो कुछ ही लोग लेंगे, और जब दवा कुछ लोग लेंगे तो उसकी बिक्री कम होगी, और बिक्री कम होगी तो ऑब्वियसली उसमें दाम बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, और इसलिए कोई इस दवा को मैन्युफैक्चर करना भी नहीं चाहता है, इनकी दवाओं को। इसीलिए इसे ऑर्फन ड्रग्स भी कहा जाता है, इनकी दवाओं को। ऑर्फन मतलब कि क्या? ऑर्फन मतलब कि जिसका कोई देखने वाला ना हो, अनाथ हो, तो अनाथ दवा, जिसका भी कोई देखने वाला नहीं है, सो ऑर्फन ड्रग्स भी कहा जाता है इसे। तो ये बेसिकली रेयर डिजीज की बात हुई। अब हम कुछ रेयर डिजीज को डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले उससे हम देखना चाहते हैं कि इंडिया में लगभग 56 टू 72 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि रेयर डिजीज से अफेक्टेड है। और इसमें से इंडिया में, जो मैंने आपको बताया 7,000 डिजीज है, इंडिया में लगभग 450 रेयर डिजीज को रिकॉर्ड किया गया है अभी तक। उससे ज्यादा भी हो सकता है जो हमें पता नहीं, पर 450 रिकॉर्डेड डिजीज है, रेयर डिजीज इंडिया में। जैसे अगर हम उसमें कुछ एग्जांपल देखें, तो ऑटो इम्यून डिजीज है, गॉशर डिजीज है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल अनीमिया है, थैलीसीमिया है,
या आपने नाम सुना होगा थैलीसीमिया का, एक बहुत ऐड भी आया करता था, जो कि थैलीसीमिया एक रक्त की बीमारी है जिसमें कि कुछ कुछ दिन पे उन्हें खून बदलना पड़ता है, वो इतनी खतरनाक बीमारी है। आपने शायद वो देखा होगा वो ऐड। तो थैलीसीमिया है। फिर प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी है, बच्चों में होती है। फिर लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, जैसे कि पॉम्पे डिजीज, सिस्टिक फिब्रोसिस। तो इस टाइप के कुछ है। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, काइनेसोर फॉरेस्ट डिजीज है। काइनेसोर फॉरेस्ट डिजीज में आपको बताऊं कि ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है, तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं, काइनेसोर फॉरेस्ट डिजीज। तो ये चीज है। थैलीसीमिया है, सिकल सेल अनीमिया है। कई बार हमें लगता है सिकल सेल अनीमिया जो है ये रेयर डिजीज नहीं होगा, ऐसा हमें अनीमिया सुन के लगता है, बट ऐसा नहीं है। सिकल सेल अनीमिया जो है वो भी रेयर डिजीज है। हीमोफीलिया, ये सब आप कुछ नाम याद रखना है तो रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर क्या है कि इनका जनरल अवेयरनेस जो है बहुत कम है, और इनका जांच करना भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इनका हमें बहुत ज्यादा रिसर्च हमारे पास अवेलेबल नहीं है, नेसेंट स्टेज में इनकी सारी रिसर्च। अच्छा, अब एक बात उठती है कि इंडिया में इतने ज्यादा रेयर डिजीज क्यों हैं? आखिर इसका कोई तो कारण होगा। तो इसमें मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेजुनिस मैरिज, एक ही परिवार में आपस में शादी करना, इसमें ये चीज मेंशन है। कुछ कम्युनिटी आपस में जो शादी करती है, भाई बहन में जो आपस में शादी करते हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो जाता है। और यही सबसे बड़ा जो रीजन है वो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर का सबसे बड़ा कॉज है। एक बहुत मोस्ट कॉमन रेयर डिजीज है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर में क्या होता है कि कुछ जीन्स वो माता पिता से लेके आ जाते हैं जबरदस्ती, मतलब जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और वो फिर आगे क्रिएट करती है प्रॉब्लम, तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। तो बेसिकली ये इसी वजह से होता है। आगे क्या है कि ये रेयर डिजीज मेक्स लाइफ डिफिकल्ट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट, सिर्फ ट्रीटमेंट की वजह से डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है। कई बार क्या होता है कि 40 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ रुपए तक सालाना खर्चा आता है इसको ठीक करने में, इसे क्योर करने में। तो बहुत ज्यादा कॉस्टली डिजीज भी है रेयर डिजीज। अगर हम बात करें कि भारत सरकार इसके लिए कर क्या रही है, तो इसके लिए बहुत अच्छा एक स्कीम लॉन्च किया था, नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस 2021। इसमें 3 ग्रुप बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा। ग्रुप 1 में वो थे, वो डिजीज जो कि एक बार क्योर करो, एक बार ट्रीट करो, वो ठीक हो जाएंगे। वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, एक बार करने से ठीक हो जाएगा। तो ये लो कॉस्ट पड़ता था, ज्यादा भी पड़ता था, तो एक ही बार करके चैन हो जाए। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने 3 ग्रुप में इसे बांटा, तो हम 3 ग्रुप को देख रहे हैं। तो ग्रुप 1 जो कि वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जिसका अवेलेबल है, वो है ओस्टेपिट्रियोसिस। ये एक बीमारी है ओस्टेपिट्रोसिस, ये एक बार ट्रीट करने से ठीक हो जाती है। फिर है फैंकोनी अनीमिया। अभी हम लोग का सिक्कल सेल अनीमिया, वो अलग है, ये फैंकोनी अनीमिया। तो फैंकोनी अनीमिया जो है और ओस्टोपिट्रोसिस जो है, ये 2 डिजीज वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है इनका। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ग्रुप 2 इन्होंने बनाया जिसमें कि लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट चलेगा, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा। मतलब कि जब से डिजीज का पता चला तब से जिंदगी भर वो डिजीज का ट्रीटमेंट चलता रहेगा, लेकिन उसका लो कॉस्ट है, वो उसका जो ट्रीटमेंट है वो लो कॉस्ट है। और उसमें बेनिफिट है क्या कि उसका डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर है हमारे पास, बहुत सारी चीज अवेलेबल है, उसकी साइंटिफिक रिसर्च है हमारे पास। जैसे कि नाम है गैलेक्टोसेमिया। गैलेक्टोसेमिया जो है, इसमें क्या है कि गैलेक्टोसेमिया एक बीमारी है, ऐसी सीवियर फूड प्रोटीन एलर्जी है, होमोसिस्टिन्यूरिया है। ये कुछ बीमारियां, होमोसिस्टिन्यूरिया या फिर फूड प्रोटीन एलर्जी या फिर गैलेक्टोसीमिया, ये जो है ये कुछ बीमारियां हैं जो कि लाइफ लॉन्ग इनका ट्रीटमेंट चलता है, बट ये सस्ता है। और फिर ग्रुप 3 है जो बहुत ज्यादा फेटल है, और ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, और साथ ही बहुत ज्यादा इनका खर्चा भी आता है इसमें, जिससे कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या पॉम्पे डिजीज या फिर हंटर सिंड्रोम। ये आप 3 नाम स्पेशली आप याद रखने के लिए मैं आपको कहूंगा, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, पॉम्पी डिजीज और हंटर सिंड्रोम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है और ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट भी इनका चलता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब भारत सरकार ने क्या किया आपको पता होगा, आयुष्मान भारत योजना लॉन्च किया है। उसमें जिसको भी ये डिजीज है रेयर डिजीज, उसको 20 लाख रुपए तक का अनुदान देने की बात की है। पेशेंट को उसमें कवर किया, जिसमें कि 20 लाख रुपए तक उन्हें मुहैया करवाए जाएंगे। और इसमें बेसिकली क्या है, ये इसका क्रिटिसिज्म भी है कि जहां पे 1-1 1.5 करोड़ रुपए सालाना का खर्चा हुआ, तो 20 लाख रुपए से क्या होगा। बट कुछ ना से कुछ तो सही, ये है अपना गवर्नमेंट स्कीम आयुष्मान भारत के तहत 20 लाख रुपए दिए जाएंगे पुअर पेशेंट को, जो कि पुअर होंगे और जिन्हें रेयर डिजीज होगा। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। और इसमें एक चीज और है, ये जो रेयर डिजीज का जो पॉलिसी बनाया है ट्रीटमेंट का 2021 का, इसने प्रपोज किया है एक नेशनल रजिस्ट्री फॉर डेटाबेस ऑफ रेयर डिजीज। रेयर डिजीज का नेशनल रजिस्ट्री का डेटाबेस तैयार किया जाएगा,
इसमें जितने आदमी होंगे उन्हें जिस टाइप की बीमारी होगी उन सबका डेटाबेस एक जगह तैयार करके उन्हें स्टोर किया जाएगा, जिससे कि आगे फिर रिसर्च करने में उन्हें आसानी हो। अब हम इन कुछ डिजीज को शॉर्ट में देखेंगे कि आखिर ये कौन कौन से डिजीज है। देखिए, सबसे पहले ओस्टोपिट्रोसिस। ये क्या है? बेसिकली ये स्टोन बोन इसे कहा जाता है। स्टोन बोन यानी कि बोन जो है आपको स्टोन की तरह हार्ड हो जाएगी बहुत ज्यादा। इसे मार्बल बोन डिजीज भी कहा जाता है, मार्बल की तरह हो जाता है। इसमें बेसिकली क्या है, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें कि बोन आपका बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा डेंसर हो जाता है। देखिए, आपको पता होगा ह्यूमन बोन जो है ये डेंसर है, बट जब ज्यादा डेंस हो जाए, जब जैसे आप कंपेयर करने के लिए कह रहा हूँ, जो चिड़िया के जो बोन है वो लाइट बोन होते हैं और जो ह्यूमन होता है वो डेंस होता है। चिड़िया की लाइट बोन होने की वजह से वो उड़ पाती है और इंसान का डेंस बोन होने की वजह से वो नहीं उड़ पाता, या कोई और जानवर नहीं उड़ पाते क्योंकि उनका बोन में डेंसिटी ज्यादा होती है। बट ओस्टोपेट्रियोसिस के केस में क्या होता है कि ह्यूमन बोन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो भी एक अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली होती है। अब इसमें क्या है, बोन हार्डन हो जाएगी, डेंसर हो जाएगी, और उसके बाद फिर क्या है कि कुछ केस में कुछ केस में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा लेस डेंस हो जाएगा। जैसे एक है कि बहुत ज्यादा डेंस हो जाए, ऐसी दूसरी केस में बहुत ज्यादा कम डेंस हो जाएगा और बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाएगा, जिससे कि बोन जो आसानी से टूट जाए, सॉफ्ट हो जाएगा। तो दोनों ही केस जो है खतरनाक है। इसे कहते हैं ओस्टोपिट्रोसिस। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर है फैंकोनी अनीमिया। फैंकोनी अनीमिया जो है ये भी रेयर जेनेटिक डिजीज है जो कि डीएनए को डैमेज करने से होता है। ओके। उसका फिर गैलेक्टोसेमिया। गैलेक्टोसेमिया से हम समझ सकते हैं गैलेक्टोज प्लस ब्लड। ठीक है। तो थैलीसीमिया, जिसमें कि सीमिया बेसिकली ब्लड को डिनोट करता है, तो गैलेक्टोज प्लस ब्लड जहां पे आएगा वो है गैलेक्टोसीमिया। इसमें क्या होता है कि ब्लड में गैलेक्टोज जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जमा होने लग जाता है एक जगह, जिससे कि एक जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है, जिसमें कि जो हमारे बॉडी में शुगर का जो गैलेक्टोज है वो प्रॉपर्ली उसे मेटाबोलाइज यूज नहीं कर पाता। मतलब देखिए क्या होता है, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए हमें शुगर की रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखा होगा, आप चीनी खाते हैं तो आप में इंस्टेंटेनियस एनर्जी होती है। कभी गन्ने का जूस पी के देखिएगा, गन्ने का जूस, जैसे ही गन्ने का जूस पियेंगे ना, उस टाइम पे आपको तुरंत एनर्जी महसूस होगा। क्यों? क्योंकि जो आपको शुगर चाहिए बॉडी में वो तुरंत मिल गया। अब वो क्या होता है, वो मेटाबॉलिज्म में आपको हेल्प करता है और उससे एबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो इस केस में गैलेक्टोसीमिया के केस में गैलेक्टोज तो आपके शुगर शुगर जो है गैलेक्टोज शुगर जो है वो आपके खून में एक्यूमुलेट तो होगा, लेकिन वो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है, एक्यूमुलेट होगा पर यूटिलाइज नहीं कर पाएगा उसे। तो ये चीज है। फिर है सीवियर फूड प्रोटीन एलर्जी। सीवियर फूड फूड प्रोटीन एलर्जी क्या है? बेसिकली ये फूड एलर्जी है। ऑब्वियसली समझ सकते हैं, इसमें वॉमिटिंग होती है, डायरिया होने का खतरा रहता है, और ये कई बार इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत खराब हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ये सब फूड एलर्जी की वजह से होता है, सीवियर फूड प्रोटीन एलर्जी। तो ये सीवियर केस में, तो ये भी रेयर डिजीज है। नॉर्मली आप सुनते होंगे कि इंसान को क्या हो गया, फूड एलर्जी हो गई, या फिर और ऐसी कोई बीमारी हो गई छोटी सी कि फूड पॉइजनिंग हो गया, आपने सुना होगा, बट ये उससे डिफरेंट है। इस केस में सीवियर फूड प्रोटीन एलर्जी हो जाती है, बहुत ज्यादा हार्ड। इसमें ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। फिर नेक्स्ट है होमोसिस्टिन्यूरिया। इसमें क्या है, इट इज एन इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट which means a child need to inherit a copy of defective genes from both parents to be affected। जो भी डिफेक्टिव जीन्स होगा उनके पेरेंट्स का, वो उसे किसी भी कीमत पे वो बच्चे के अंदर आएगा ही आएगा। वो है होमोसिस्टिन्यूरिया। ये है, दो पेरेंट्स हैं, दोनों के दोनों अफेक्टेड है और दोनों का डिफेक्टिव जीन्स बच्चे में आ गया और ये नेसेसरीली आ गया, तो उस केस में क्या होगा, ये होमोसिस्टिन्यूरिया हो गया। अब ये दूसरी दूसरी वजह से भी हो सकता है, जैसे कि विटामिन B6 B12 की वजह से भी हो सकता है, फोलेट की वजह से भी हो सकता है। फोलेट एक केमिकल है, B6 B12 विटामिन है। सो बेसिकली इनकी वजह से भी हो सकता है अगर B6 B12 विटामिन की कमी हो जाए। अब कौन से विटामिन किस चीज से दूर होंगे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सो ये चीज है होमोसिस्टिन्यूरिया। अगला है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये बेसिकली क्या है, ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। इसमें मोटर न्यूरॉन जो होता है और प्रोग्रेसिव मसल की वेस्टिंग होती है, मोटर न्यूरॉन की लॉस होता है। बेसिकली आपने न्यूरॉन और डेंड्राइट सुना होगा, मैं आपको हर चीज अभी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आपको मन है कि मैं हर टॉपिक को, न्यूरॉन डेंड्राइट क्या होता है, इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। सो बेसिकली ये न्यूरॉन जो है, इसका न्यूरॉन के मोटर का लॉस होने लग जाता है इसमें, और मसल वेस्टिंग होने लग जाती है।
मसल जो है वो वेस्टिंग होने लग जाती है। और ये क्या है, ये ठीक हो सकता है बचपने में या अर्ली चाइल्डहुड में। अगर वो ठीक नहीं हो पाता तो फिर जनरली ये बच्चों की डेथ में ये तब्दील हो जाता है। ये बच्चे बड़े नहीं हो पाते, बचपन में मर जाते हैं अगर ये तुरंत इलाज ना करवाया जाए तो। इन्फेंट डेथ होती है इसकी, इन्फेंट डेथ। ओके, सो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी ये चीज है। नेक्स्ट है पॉम्पी डिजीज। पॉम्पी डिजीज में भी बेसिकली वही होता है कि कॉम्प्लेक्स शुगर का ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा गैलेक्टोसीमिया, उसमें एक्यूमुलेट होता है और फिर उसका हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। इस केस में भी वही होता है पॉम्पियो डिजीज में भी, कि कॉम्प्लेक्स शुगर होता है उसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता ढंग से, और वो ढंग से इफेक्ट नहीं कर पाता, जो कि जो हमारे मसल्स हैं या ऑर्गन्स टिश्यू हैं उन्हें फिर बहुत ज्यादा ये अफेक्ट करता है। जब भी आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि जो शुगर है वो हमारी एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे हमारा एनर्जी नहीं मिलेगा तो हमारे बोन्स को, हमारे मस्कुलर्स को, हमारे टिश्यूज को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। ये चीज है। उसके बाद फिर हंटर सिंड्रोम। ये हंटर सिंड्रोम क्या है? ये बेसिकली लार्ज शुगर मॉलिक्यूल होता है जिसको कि कहा जाता है ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस। ठीक है, ये नाम है ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन। ये बेसिकली एक लार्ज शुगर मॉलिक्यूल होता है जिससे कि बॉडी टिश्यू फॉर्म होता है, बॉडी टिश्यू बनता है। ये बेसिकली एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है। हंटर सिंड्रोम भी एक बेसिकली, अगर मैं आपको शॉर्ट में कहूँ, जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि लार्ज शुगर मॉलिक्यूल जो है वो बॉडी टिश्यू बनाता है, लार्ज शुगर मॉलिक्यूल। तो ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज का ही पार्ट है, हंटर सिंड्रोम। तो आप नाम बेसिकली याद रख सकते हैं, ओस्टोपेट्रियोसिस, फैंकोनी एनीमिया, गैलेक्टोसीमिया, सीवियर फूड प्रोटीन एलर्जी, होमोसिस्टिन्यूरिया, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, पॉम्पे डिजीज और हंटर सिंड्रोम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनिमल डिजीज की। जिस तरह इंसानों को बीमारियां होती है उसी तरह जानवरों को भी होती है, और उसमें भी यदि हमारे पशुओं को, मवेशियों को होने लग जाए तो और ज्यादा कष्टप्रद हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि ऋग्वैदिक टाइम्स में तो क्या हुआ करता था कि कैटल्स को ही लेकर के कई बार लड़ाइयां हो जाया करती थी कई राज्यों में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें कुछ बीमारियां ऐसी भी है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल इनिशिएटिव चला रही है जिससे कि इन बीमारियों को दूर किया जा सके और हमारे मवेशियों को बचाया जा सके। जैसे आपने नाम सुना होगा फुट एंड माउथ डिजीज, जो कि हमारे कैटल्स को हो जाता है, गायों को हो जाता है। ऐसे ही दूसरा है ब्रुसोलोसिस, ये भी एक बीमारी है। सो इन सबको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम चला रही है। तो हम ऐसी कुछ डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट में। यहाँ पे पूरा लिस्ट मैंने आपको दे दिया, अब कौन सी बीमारी क्या होता है आप ये पॉज करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं, पर मैं जितना हो पाता है शॉर्ट में से बनाने की कोशिश करता हूँ। अब हम थोड़ा तेजी से चलेंगे। देखिए एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स एक बीमारी है, ठीक है, जो कि एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इससे बेसिकली क्या होता है, ये आदमी को ओडरलेस, ये जानवरों को ओडरलेस बना देता है, कलरलेस, टेस्टलेस कर देता है, और ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है जानवरों में और इंसानों में, दोनों में। दूसरा तो ये ब्लैक क्वार्टर, जिसे ब्लैक लेग भी कहा जाता है, ये भी बैक्टीरिया का डिजीज है जो कि सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन है, मिट्टी से होता है ये, और बेसिकली रेनी सीजन में ये बढ़ जाता है। तो ब्लैक क्वार्टर और रेनी सीजन सॉइल डिजीज, ये आपको इस तरीके से याद रखना है। फिर है फुट एंड माउथ डिजीज। इसमें क्या है कि जिन जानवरों के खुर होता है ना, जैसे गाय का खुर होता है या और भैंस का खुर होता है, पाँव में जो खुर होता है, उनको ये जनरली बीमारी होती है। इसमें बेसिकली फीवर होता है और उन्हें अजीब अजीब सा फील हो जाता है स्किन और टोस के बीच में, और उन्हें मतलब अजीब सा होने लग जाता है। ये आप जिसके पास मवेशी होगी वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप इसकी गूगल पे फोटो देख सकते हैं कि कैसी बीमारी हो जाती है। इसके लिए गवर्नमेंट जो इसे खत्म करने के लिए स्कीम भी चला रही है। तो फुट एंड माउथ डिजीज है। फिर रेबीज, मैंने आपको बताया पागल कुत्ते के द्वारा काट के जो होता है, ये है। फिर ब्लू टंग, ब्लू टंग भी एक है जो कि मिज जो होता है, एक कीड़ा जैसा होता है, फतिंगे जैसा, इंसेक्ट जैसा होता है, उसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। और बेसिकली ये जो है ये भेड़ों में और जो ऊंट होता है उनमें ये चीज अफेक्ट करता है। ओके, और इसमें जनरली ये कोई साइन शो नहीं करता, बीमार का, डिजीज का ये कोई साइन शो नहीं करता। तो ये ब्लू टंग है। ये ब्लू टंग सोच करके आप ये ना सोचिए ब्लू टंग क्या है। ब्लू टंग बेसिकली एक एनिमल डिजीज है। पॉक्स, पॉक्स जैसे स्मॉल पॉक्स है हमारे इंसान को होता है, वैसे पॉक्स जो है वो जानवरों को होता है। और बेसिकली जितने भी 6 महीने से कम उम्र में यदि कोई जानवर मरता है तो उसमें 20 से 50% केस में ये पॉक्स बीमारी की ही वजह से मरता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉक्स को बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर ब्रुसेलोसिस, ये बेसिकली जो है ये हमारे जो शिप्स हैं या जो हमारे बकरियां हैं उनमें बेसिकली अफेक्ट करता है। फिर टिटनेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब घाव हो जाता है, घाव में ये चीज होता है, मल्टीप्लाई करता है ऑर्गेनिजम्स टिटनेस वाले, तो वो चीज है। नेक्स्ट रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट ये वायरल डिजीज है।
ये भी क्लोवन फुटेड एनिमल्स को, जो खुर वाले पांव के जो होते हैं जानवर, जैसे कि गाय भैंस, उनको अफेक्ट करता है। और बेसिकली क्या है, ये सलाइवा और आंखों से जो निकलता है, जब सुबह के टाइम पे उठ के हम लोग देखते हैं, आंख साफ करते हैं, तो आंखों से जो निकलता है रस, उसमें, और जो नॉस्ट्रिल में जो होता है, उन सब में बेसिकली ये पाया जाता है वायरस। ठीक है, मुख्यतः यूरिन में, हमारे फिशेज में, सलाइवा में, इन सब जगहों पे पाया जाता है। ये क्या है, रिंडर पेस्ट। तो रिंडर पेस्ट जो है, नाम सुनने भले फेस्ट की तरह फैसिनेटिंग लगे, बट एक्चुअल में ये बीमारी है, रिंडर पेस्ट एनिमल डिजीज है। तो ये ध्यान रखना है। मैं सारे आपको इस वजह से ऐसे बोल रहा हूँ, सबको मिला जुला करके, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। ओके, फिर नेक्स्ट है मस्टिटिस। मस्टिटिस जो है, ये बेसिकली मेमोरी ग्लैंड को इन्फ्लेट करता है, उसे सुजाने का काम करता है। और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव डिजीज है डेयरी कैटल के लिए, इसमें बहुत खर्चा आ जाता है इसे ठीक करवाने के लिए, और पूरी दुनिया को इसने परेशान कर रखा है। पूरी दुनिया के हर कोने में ये पाया जाता है। मस्टिटिस। मस्टिटिस कैसे याद रखेंगे, मेमोरी ग्लैंड में इन्फ्लेशन, मस्टिसिस, मेमोरी ग्लैंड में इन्फ्लेशन, इन्फ्लेमेशन। उसे पे है फुट पॉट, फुट रॉट। फुट रॉट आप समझ सकते हैं कि जब फुट जो है, हमारे पाँव जो है, वो रॉट होने लग जाए, सड़ने लग जाए। बेसिकली जानवरों के केस में क्या होता है, जब ये गीली मिट्टी पे चलते हैं, तो उस केस में इन्हें हो जाता है। उसके बाद फिर ऐसे ही बोवाइन राइनो ट्रैकिटिस। देखिए, जहां पे बोवाइन आ जाए वहां पे समझ लीजिए एनिमल डिजीज है। ओके, फिर है पिगलेट डायरिया और स्काउर। पिगलेट डायरिया, डायरिया भी जैसे इंसानों को डायरिया होता है, वैसे ही जानवरों को भी होता है, तो पिगलेट डायरिया है। ओके, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपको पढ़ने का मन हो, स्लाइड को पॉज कीजिए, फिर आप पढ़ लीजिए। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। फिर है गोट प्लेग। गोट प्लेग जो है, ये वायरल डिजीज है। फिर है बोवाइन बेबीसियोसिस, ये टिक फीवर है। टिक जो है एक ऑर्गेनिज्म है, उसके द्वारा जो है ये होता है, ये बीमारी पास किया जाता है। और ये बेसिकली जिसको है, वो अपने जो प्रोजनी है उसको ये ट्रांसफर करता रहता है। सो ये बेसिकली उस टाइप की बीमारी है, और ये दूसरे जानवरों पे टिक रहने वाला है। टिक, वो टिक या ट्विटर वाला ब्लू टिक नहीं है, ये टिक या और कोई टिक नहीं है, एमसीक्यू पे टिक लगाने वाला टिक नहीं है। टिक जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या आप गूगल पे इमेज सर्च करके देख सकते हैं। बोवाइन बेबीसियोसिस ये नाम है। नेक्स्ट लिस्टीरियोसिस, फिर है विब्रियोसिस। ये कुछ इस वाले हैं, लिस्टीरियोसिस, विब्रियोसिस। ये बेसिकली ये दोनों के दोनों जो है, ये एनिमल डिजीज ही है। लिस्टीरियोसिस के केस में फीसिस, यूरिन और एबॉर्टेड फीटस में पाया जाता है। यूट्रिन डिस्चार्ज में ये बेसिकली ये पाया जाता है। ये ऑर्गेनिज्म जो है बेसिकली पाया जाता है। और ये ब्लड सकिंग आर्थ्रोपॉड जो होता है ना, आर्थ्रोपॉड क्या होता है, जैसे कॉकरोच आर्थ्रोपॉड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ब्लड सकिंग आर्थ्रोपॉड जो होता है, वो इस इंफेक्शन को स्प्रेड करते हैं जनरली। ठीक है, तो उनको जो कैटल्स है, उन्हें टिक्स भी ऐसा ही मैंने आपको बताया, पिछले भी डिस्कस किया, तो इन्हें उनसे दूर रखना होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली है। ऐसी फिर विब्रियोसिस भी है। फिर जोन्स डिजीज। जोन्स डिजीज क्या होता है, जोन डिजीज क्या है, बेसिकली क्रॉनिक कंटेजियस डिजीज है, जो कि कैटल्स में, शिप्स में, गोट में, बफेलो में, पिग्स में भी कभी कभी पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें ये मोटा होने लग जाता है, हमारा इंटेस्टाइन थिकन होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, और फिर ये हमें डायरिया का रूप ले लेता है इनका। सो जोन डिजीज इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, डायरिया करवाता है। कैसे याद रखेंगे, अगर आप मोटू पतलू देखते हैं, उसमें जॉन नाम का डॉन है, जॉन द डॉन, उसका पेट बाहर निकला हुआ है, और पेट में इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन को ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जॉन डिजीज, इंटेस्टाइन। ठीक है, आई होप ये याद रहेगा आप। फिर है बोवाइन इपिफिर्मल फीवर, यह है। फिर लीजियन है। फिर थीलिरियोसिस है। तो ये कुछ नाम है, ये आप याद रख सकते हैं, लीजियन और थीलिरियोसिस है। ठीक, ओके। फिर ईस्ट कोस्ट फीवर है। रिंग वॉर्म है, रिंग वॉर्म फंगस के द्वारा होता है, इंसान को ट्रांसमिट हो सकता है ये जानवरों से। फिर है मिल्क फीवर। आप सोचेंगे मिल्क फीवर कैसा नाम, हाँ मिल्क फीवर भी है, जो कि बेसिकली 5 से 10 साल की काउस को होता है ये। और जनरली क्या होता है कि ब्लड कैल्शियम लेवल उनका डिक्रीज करने लग जाता है सडनली, तो ये मिल्क फीवर उन्हें हो जाता है। जब उनका ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा तेजी से अगर डिक्रीज करेगा, तो फिर उस टाइम पे उन्हें फीवर होने लग जाता है, तो मिल्क फीवर है वो। फिर ऐसी है काफ स्काउर। काफ स्काउर में क्या होता है, उन्हें फिर से रोटा वायरस इंपैक्ट करता है। रोटा वायरस मैंने आपको बताया कि क्या होता है, पिछले पिछले स्लाइड्स में बताया था, याद करिए। रोटा वायरस से बेसिकली हमें डायरिया होता है, तो इन्हें भी डायरिया होता है। काफ स्काउर, काफ को स्काउर होना और या उन्हें डायरिया होना। अब हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, इरेडिकेटेड डिजीज। इरेडिकेटेड डिजीज क्या है, जो डिजीज को हम लोगों ने पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया पूरी दुनिया से। जैसे कि यॉज। यॉज मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इसके हम डिस्कस करेंगे।
यॉस जो है ये ट्रॉपिकल इन्फेक्शन है स्किन का, ये स्किन डिजीज है। इसमें क्या होता है, स्किन में गांठ पड़ जाता है और बहुत ही गंदा, बहुत ही भद्दा लगता है देखने में, जिससे ये बीमारी हो जाती है। बेसिकली ये स्वेलिंग होने लग जाता है आपकी स्किन में, और 2 से 5 सेंटीमीटर के डायमीटर का आप में ये स्किन का गांठ पड़ जाता है इसमें। ठीक है, सो बेसिकली ये अल्सर का रूप ले लेता है, बहुत ही खतरनाक सा। और इस डिजीज को हम लोगों ने अब आज के समय में इसे इरेडिकेट कर दिया है पूरी तरीके से। ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, फिटिंग होता है, और ये बार बार नए नए स्किन भी डिसऑर्डर भी लाते रहते हैं, स्किन लीजियन जो है वो सब लाते रहता है। एक बार ठीक होगा दोबारा आ जाएगा। बेसिकली बहुत ही खतरनाक डिजीज है, आज ये इरेडिकेटेड है, सो आपको खुश होना चाहिए। फिर लेप्रोसी, लेप्रोसी जो है इसे हांसेन डिजीज भी कहा जाता है, इसे भी हम लोगों ने इरेडिकेट कर दिया गया है। ये लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा ये कॉज होता है, और इससे क्या है, नर्व्स, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन और आईज, इन सबको डैमेज करता है ये। ओके, सो ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है। लेप्रोसी, यॉस, ये दोनों अब इरेडिकेट किए जा चुके हैं। आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बना, पर इस बार बनने के चांसेस है, या आगे कभी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आज इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड। ओके, उसमें यॉस नाम रहेगा, लेप्रोसी नाम रहेगा, और भी कोई दो दो तीन तीन अलग अलग नाम होंगे। तो जो जो नाम यहाँ पे मेंशन है सिर्फ उन्हीं को इरेडिकेट किया गया है, ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर है गिनिया वॉर्म या फिर ड्रैक्यून्यूक्लियसिस, ड्रैक्यून्यूक्लियसिस या फिर गिनिया वॉर्म, ये जो है इसे भी इरेडिकेट किया जा चुका है। ये बेसिकली पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो कि गिनिया वॉर्म के द्वारा किया गया है, और ये पीने के पानी की वजह से होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ कंटामिनेटेड वाटर पीने की वजह से होता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वहां पे ये सबसे ज्यादा होगा जहां पे कि लोग को साफ पानी पीने का मुहैया नहीं होता है, उन्हें उपलब्ध नहीं होता है साफ पानी पीने के लिए। खैर, अभी से इरेडिकेट किया जा चुका है गिनिया वॉर्म को। ओके, तो यॉस को, लेप्रोसी को और गिनिया वॉर्म को इरेडिकेट किया जा चुका है। नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी बातें हैं मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और ये वीडियो आप एंड करेंगे फिर। पोलियो जो है इंडिया में एलिमिनेट कर दिया जा चुका है 27 मार्च 2014 के बाद से। ये घोषित कर दिया जा चुका है कि पोलियो इंडिया में एलिमिनेट हो चुका है। उसके बाद फिर क्या है, पूरा साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है, जिसमें 11 देश शामिल, आप पढ़ सकते हैं, इनको भी पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया है। इंडिया और पूरे 11 साउथ ईस्ट एशिया के रीजन जो है, जिसमें कि कोरिया आ गया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, जितने भी देश है, थाईलैंड, ये सबका सब पोलियो फ्री है। पोलियो मैंने आपको बताया था ये वायरल डिजीज है, ये बार बार मैं बता रहा हूँ ताकि इसमें कंफ्यूज ना हो कोई। सो पोलियो जो है इसे एलिमिनेट किया जा चुका है। स्मॉल पॉक्स जो है ये भी इरेडिकेट होने की कगार पे है वर्ल्ड में, पर अभी पूरी तरीके से इरेडिकेट हुआ नहीं है, पर बहुत जल्दी उम्मीद है कि ये भी हो जाएगा। उसके बाद फिर डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि मीजल्स और रुबेला जो है ये श्रीलंका और मालदीव से इरेडिकेट हो चुके हैं, एलिमिनेट किए जा चुके हैं। दरअसल डब्ल्यूएचओ का टारगेट था कि 2023 तक हम रुबेला को और मीजल्स को इरेडिकेट, एलिमिनेट कर देंगे, बट 2023 से पहले ही श्रीलंका और मालदीव में इसे एलिमिनेट, इरेडिकेट कर दिया जा चुका है। सो वो बहुत अच्छी उनके लिए न्यूज है। ये डब्ल्यूएचओ ने कहा है। मीजल्स और रुबेला पूछा जा सकता है कि मीजल्स और रुबेला कौन से देश में इरेडिकेट किया जा चुका है, तो श्रीलंका में और मालदीव्स में। ओके, फिर डब्ल्यूएचओ ने अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है। अल्जीरिया और अर्जेंटीना, अच्छा अब ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अल्जीरिया कहाँ पे है और अर्जेंटीना जो है वो किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, तो बताइएगा कि अल्जीरिया कहाँ और अर्जेंटीना किन दो के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। सो उन्हें भी ये डब्ल्यूएचओ ने इन्हें मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है। उसके बाद फिर अल्जीरिया जो है ये सेकेंड अफ्रीकन कंट्री बना है जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है मलेरिया फ्री। इससे पहले मॉरिशस था। अच्छा, मॉरिशस जो है हमें लगता है कई बार कि वो एशिया का पार्ट होगा क्योंकि इंडियन ओशन में पाया जाता है, बट एक्चुअली मॉरिशस जो है ये अफ्रीका का पार्ट है। तो ये चीज ध्यान रखना, वहां से बहुत ज्यादा रेमिटेंस भी मिलता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन साइट से कभी भी पूछे जा सकते हैं। और अर्जेंटीना जो है ये सेकंड कंट्री बना है अमेरिका में जो कि डिक्लेयर किया गया है इसे मलेरिया फ्री। इससे पहले पैरागुए था। पैरागुए, और मैंने आपको कहा अर्जेंटीना सेकंड कंट्री बना, पर कहाँ का, अमेरिका का। उससे पहले कौन था, पैरागुए। अल्जीरिया जो है वो सेकंड कंट्री बना अफ्रीका का। ठीक है, अफ्रीका में उससे पहले कौन बना था, मॉरिशस। तो दोनों सेकंड कंट्री बने हैं, बट इसका मतलब दोनों अलग लग जाता है। अफ्रीका में कौन है, अल्जीरिया, पहले कौन था, मॉरिशस। अमेरिका में कौन हुआ है, अर्जेंटीना, पहले कौन था, पैरागुए। ये चीज ध्यान रखना है। अब मिशन इंद्रधनुष मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे लॉन्च किया था
2014 में। अब इंद्रधनुष 2.0 आ चुका है, उसके आगे 3.0 भी लॉन्च कर दिया गया कोविड के टाइम्स में, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको डिटेल में सब चीज नहीं बताया, आप इसे गूगल करके इसके बारे में पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें मैंने आपको बताया था कि 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज को से बचाने के लिए बच्चों को ये लगभग 26 मिलियन बच्चों को इसके लिए फ्री वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही थी, ठीक है। तो ये चीज है। फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च किया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया, और फिर अब 3.0 लॉन्च कर दिया गया है। 2.0 का ये मकसद था कि 90% जो है ये अचीव हो जाए, यूनिवर्सल नेशनल इम्यून कवरेज जो है अक्रॉस इंडिया ये हमें रीच हो जाए, अचीव हो जाए 90%। तो ये इसका टारगेट था। अब 3.0 लॉन्च हो चुका है ये मिशन इंद्रधनुष। इसमें इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके। और 12 डिजीजेस के नाम क्या क्या है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, रेड कलर से मार्क किया था, उन सबको देख ले ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये थी लंबी वीडियो, 1 घंटा 10 मिनट 30 सेकंड की। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और यही बताएं नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।